हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। पिछले दो वीडियोस में हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन किए थे। आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कंपटीशन एग्जाम्स और बीटेक के फुल मार्क्स क्वेश्चंस में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। पर्टिकुलरली यही क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ, गेट में भी है, कब दूसरे कंपटीशंस और बीटेक में तो आता ही आता है। क्लियर? तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे लगे तो कमेंट्स और लाइक भी कीजिएगा, फिर अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि खूब पढ़ाई कीजिए, बुक्स को रेफ़र कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे फेसबुक पे, आप मेरे यूट्यूब पर, आप मेरे टेलीग्राम और इन सब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस और डाउट भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि फॉर ए कंट्रोल सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ K1 and K2 so that the percentage MP is to 25% and TP peak time is 4 seconds. Assume the unit step function. आपको हमने बार बार कहा है कि अधिकतर ट्रांजिएंट एनालिसिस में जो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है, जिसमें राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक ओवरशूट, इन सब पे सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस वैलिड होती है। यानी ये जो टाइम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है, जिसमें सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस ट्रांसफ़र फंक्शन की वैलिड होती है। ठीक, तो यहाँ पर और उस सेकंड ऑर्डर के हमने जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए थे, मेरे सब्जेक्टिव वीडियोस को आप देख लीजिए, वो हमेशा यूनिट स्टेप इनपुट के लिए डिफाइंड है और कैलकुलेटेड है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। जब भी राइज टाइम, पीक ओवरशूट आए तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस यूज़ करनी है। दूसरा, आपका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, आपका स्टेप इनपुट हो जाएगा। चलिए, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस की हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, CS अपॉन RS इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। तो इस बेस पर आपको दो क्वांटिटी चाहिए, GS एंड HS। इस पूरे डायग्राम को आप देखो कि ये RS इनपुट या आउटपुट है, ये आपका फॉरवर्ड पाथ है जो GS होता है, और ये आपका फीडबैक पाथ है, ये 1 प्लस K2S। तो आप ये देखेंगे कि ये जो GS है, ये दो ब्लॉक का कैस्केड है। दोनों को मल्टीपल करेंगे तो K1 अपॉन S स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? K1 अपॉन S स्क्वायर। और सेकंड आप HS फाइंड करेंगे तो HS इज इक्वल टू 1 प्लस K2S हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आप ये देखेंगे कि CS अपॉन RS इक्वल टू K1 अपॉन S स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस GS K1 अपॉन S स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस K2S। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का एक ही मेथड रहता है हमेशा कि डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका S स्क्वायर डिवाइड बाय S स्क्वायर प्लस, अब ये जो K1 है ये इसके साथ मल्टीपल है, तो ध्यान से देखिए, K1 K2S प्लस K1 आ जाएगा। देखिए, S स्क्वायर यहाँ आ गया प्लस K1 को मैंने पहले इस S की टर्म से मल्टीपल किया, K1 K2S, और देन न्यूमेरिकल नंबर K1 आपके पास है, और ये S स्क्वायर से S स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास CS अपॉन RS इक्वल टू फॉर्मूला बन गया K1 अपॉन S स्क्वायर प्लस K1 K2S प्लस K1। ये हमारा इस प्रॉब्लम के लिए सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला आ गया। हो सकता है किसी पॉलिटेक्निक या किसी SSC JN में ये डायग्राम देखकर ऐसा इसका क्लोज लूप का ट्रांसफ़र फंक्शन पूछ ले। अब हमें मालूम है कि सेकंड ऑर्डर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, जो मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ किए थे वीडियोस में, ओमेगा एन स्क्वायर
बताओ आगे। चलिए गुड। एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है और मैंने आपको सभी वीडियोस में कहा है हमेशा कंपेयर करना चाहिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की टर्म्स में। अब आप इस डिनोमिनेटर को कंपेयर करोगे तो ये जो वैल्यूज़ है कौन सी, ये आपकी ओमेगा एन स्क्वायर, ये इससे कंपेयर हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये इससे कंपेयर हो जाएगा आपके। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। अब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में क्या आएगा, ओमेगा कंपेयर करना है हमें। कंपेयर में आप ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू के, ठीक है, और ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के, ये आपका हो गया ओमेगा एन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 1। यहाँ पर k1 है तो ये k1 और ये k1 हो गया। सिमिलरली दूसरा कंपैरिजन करोगे तो आपके पास आएगा 2 जेठा ओमेगा एन इक्वल टू k1 k2, एस से एस कैंसिल हो जाता है, 2 जेठा ओमेगा एन इक्वल टू k1 एंड k2, k1 एंड k2। अब यहाँ से ये जो ओमेगा 1 की वैल्यू है वो आप अंडर रूट k1 यहाँ रखोगे, सुनना ध्यान से, ओमेगा एन की वैल्यू अंडर रूट k1 यहाँ रखेंगे। ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा 2 के साथ तो हमारे पास जेठा की वैल्यू क्या आएगी, देखिए k1 फुल वैल्यू है, ओमेगा एन अंडर रूट की वैल्यू है, डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू अंडर रूट k1 और k2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जेठा की वैल्यू हो गई। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप घर पे बैठ के करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ दे दूंगा तो आप घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ये वैल्यूज आपको यहाँ दे दी। चलिए, तो अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें ये आगे पढ़ना है क्वेश्चन में। परसेंटेज एमपी दे रखा है 25% और टीपी यानी पीक टाइम दे रखा है आपका 4 सेकंड। अब बताइए क्या फॉर्मूला होता है, पीक ओवरशूट। पीक ओवरशूट का फॉर्मूला परसेंटेज एमपी ई की पावर माइनस पाई जेठा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेठा स्क्वायर इंटू 100। देखिए परसेंटेज एमपी 25 है इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई जेठा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर इंटू 100। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देखना है। इस पूरे में सिर्फ जेठा की वैल्यू ही अननोन है, बाकी सब वैल्यू मालूम है, तो इस इक्वेशन से हमें जेठा मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इस सब को सॉल्व करने में ये ई की पावर है तो ई को हटाएंगे तो ये इधर आएगा तो ln हो जाएगा, ln 25। रुकिए, ln नहीं करेंगे, ये जो 100 है ये जब 100 इधर आ जाएगा डिवाइड में तो 0.25 हो जाएगा, तो आप ln 0.25 इक्वल टू माइनस पाई जेठा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल ये वैल्यूज आ जाएगी। अब ln की जब हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस 1.3862 हो जाएगा और इधर आपका माइनस पाई जेठा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर। कैलकुलेटर से ln की वैल्यू 0.25, यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम थोड़ा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1.3862 इक्वल टू 3.14 जेठा और अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर कर लीजिए और आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, पूरे को
तो आप ये देखेंगे कि जेठा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4037। तो ये हमारे पास जेठा की एक्चुअल वैल्यू आ गई 0.4037। देखिए जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका भी स्क्वायर करके यहाँ डिवाइड कर देना, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आप जब जेठा और स्क्वायर और जेठा की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर लीजिएगा, मैं अगले किसी नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इसको सॉल्व करके, पर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आता ही होगा। गुड, चलिए तो हमारे पास ये जेठा आ गया। अब अगला डाटा हमारे पास है टीपी। तो टाइम जो है पीक टाइम, पीक टाइम टीपी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी, पाई की वैल्यू ओमेगा डी, तो पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर। अब देखिए टीपी की वैल्यू 4 सेकंड है, तो मैंने यहाँ 4 रख दिया, 3.1 रख दिया आपका। ओमेगा एन की वैल्यू कहाँ है दोस्तों, कहाँ गया है, ये रहा, अंडर रूट K1, अंडर रूट में 1 माइनस जेठा, जेठा कितना आया 0.4037 का होल स्क्वायर। बताओ दोस्तों इसमें क्या चीज़ निकलेगा, K1। तो K1 को आप जब सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देना कंप्लीट, और सबको सोल्व करोगे तो K1 की वैल्यू आपके पास 0.7369 आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना था। ओके, अब ये K1 की वैल्यू आ गई। अब इस K1 की वैल्यू और इस जेठा की वैल्यू अगर आप यहाँ सब रख दोगे तो K2 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी नो दैट जेठा इज इक्वल टू अंडर रूट K1 इंटू K2 डिवाइड बाय 2। जेठा की वैल्यू 0.4037 इक्वल टू अंडर रूट K1 अंडर रूट 7369 into K2 divide by 2. Again cross multiply, you will get K2 is equal to 0.9405. It is again required value. क्लियर। तो इस तरह से ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हमें रिवर्स करना होता है। इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा था, पिछले वीडियो में हम डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करते थे, टीपी निकालते थे, टीएस निकालते थे और राइज टाइम निकालते थे। यहाँ पर उसने पीक ओवरशूट और पीक टाइम की वैल्यू गिवन करके निकाला। अब आप इस डायग्राम को देखो, ये हमारा प्लांट होता है, ये कंट्रोलर है और ये हमारा फीडबैक है। ओके, तो इसमें से एक कंट्रोलर की वैल्यू K1 फाइंड करना था, उसको वेरी करके हम इसको परसेंटेज MP को 25 और TP को 4 सेकंड लाएंगे, K1 और K2 को। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है, बहुत धीरे किया, इसलिए स्टूडेंट से कहते हैं सर एक वीडियो में एक ही न्यूमेरिकल लीजिए, पर बहुत धीरे और आराम से और टेक्निकली समझाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मैं उनकी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ओके, तो ये हमारा इस वीडियो के लिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कहो तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं कई बार वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए है बच्चों, गेट के लिए है, बीटेक के लिए है, ओके, और एसएससी जेईएन के लिए है। सभी तरह के एग्जाम्स में फुल क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस पूरे को सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, और गेट में टाइम मैनेजमेंट को भी आपको बहुत ध्यान से कंसीडर करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन इस वीडियो के लिए सफिशिएंट है। अगले वीडियो में यानी ट्रांजिएंट एनालिसिस के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस की जो सीरीज है उसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।